और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जीवन परिचय एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के आधार पर। इनका जन्म सन 2007 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और इनकी मृत्यु यानी इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, जिसके द्वारा इन्हें मधुशाला इनकी इस रचना के द्वारा इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है, जो कि सन 1935 में प्रकाशित हुई। और इनकी दूसरी रचना है मधुबाला, जो कि सन 1938 में, और मधु कलश भी सन 1938 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में निशा निमंत्रण, जो कि कक्षा 12वीं के सीबीएसई पाठ्यक्रम में ली गई है। इसके निशा निमंत्रण से ली गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और इनके द्वारा लिखित आत्मकथा, जो कि 4 खंडों में विभाजित है, हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद भी किया गया है। और इनके द्वारा लिखित डायरी, जो कि प्रवासी की डायरी इस नाम से जानी जाती है। और इनके द्वारा लिखित जो पूरा वाङ्मय है, पूरा साहित्य है, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। बच्चन जी के अनुसार पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी हमारा जो भी मार्ग हो, जो भी रास्ता हो, उस पर चलने से पहले बटोही यानी उस रास्ते पर चलने वाला पथिक, उसको यदि उस रास्ते की पहचान होगी तो उस रास्ते तक यानी अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा। इसलिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चन जी ने प्राध्यापक का कार्य किया और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे और दोनों महायुद्धों के बीच में मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, यानी महायुद्ध से निराश जो पीड़ित व्यक्ति थे, व्याकुल मन को उनके इनकी वाणी ने सहज बनाया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय, यानी छायावाद में जो लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया था, उस लाक्षणिकता का प्रयोग न करके इन्होंने सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में अपनी बात कही, यानी लोगों की संवेदनाओं से जुड़ करके इन्होंने अपनी कविताओं को गेय शैली में यानी गाई जाने वाली शैली में व्यक्त किया और व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति को भी बहुत ही ईमानदार रूप से इन्होंने अभिव्यक्त किया, जो कविता बनकर प्रकट हुई है। और हिंदी काव्य संसार में इनकी विलक्षण लोकप्रियता का कारण भी यही है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में मुख्य रूप से दिखाई देता है, जो कि इनकी रचना मधुशाला में पूर्ण विस्तार को व्यक्त करता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। बच्चन जी के अनुसार जीवन एक तरह का मधु कलश है और दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला
जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे और कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी और एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। यानी ये सोच बच्चन जी की थी और उनकी इस सोच को हालावादी दर्शन कहते हैं। उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन कम ही हो पाया, लेकिन कवि का सबसे जो विख्यात रूप है वो उन्होंने अपनी कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा के माध्यम से भी प्रकट किया है, जो कि उनकी ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में बच्चन जी द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत लिया गया है। आत्म परिचय इस कविता में उन्होंने अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है, इसकी अभिव्यक्ति की है। यानी समाज में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका समाज से निश्चित रूप से संबंध रहता है, लेकिन उस संबंध के बिना भी नहीं रह सकता। इस प्रकार से जो दुनिया व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना भी कष्ट दे ले, लेकिन मनुष्य उससे अलग बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। इस प्रकार के द्विधात्मक और द्वंदात्मक शब्दों को इन्होंने आत्म परिचय इसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, जो कि पूरी तरह से विरुद्धों का सामंजस्य स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग और विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, ये इनकी आत्म परिचय कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनका ये कहना कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, जैसा कुछ कहने का जो ठस्सा पैदा हुआ है, वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद के कवि उस गीति काव्य का प्राण है, उसका आधार स्वरूप है। और इनकी दूसरी कविता जो कि निशा निमंत्रण से ली गई है, उसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संबंध में प्राणी वर्ग, विशेष रूप से मनुष्य के जो उनके हृदय की जो काव्यात्मक कोशिश है, उसे इन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की अलग विशेषता के रूप में प्रकट करता है। और इसे यह गीत बेहतर रूप से प्रकट कर रहा है। इसमें किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। यानी अपने प्रिय से मिलन अथवा उसके हित के लिए जो हमारे कार्यों में चंचलता आ जाती है, इसे कवि ने किस प्रकार से
बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है, यह एक गीत कविता स्पष्ट कर रही है। और इनके द्वारा लिखित आत्म परिचय को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।